हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिट्टी का कटाव। इसमें हम लोग देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और सॉइल इरोजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पर, एग्रीकल्चरल फील्ड पर, और इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सॉइल इरोजन क्या है? तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू मिट्टी का जो टॉप सॉइल होता है, सॉइल का जो टॉप सॉइल होता है वो क्या होता है, या टॉप लेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा अगर मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है वो अगर लॉस हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। और यह नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि चीजें धीरे धीरे होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसके कारण इसका रेट बढ़ जाता है, सॉइल इरोजन का रेट बढ़ जाता है। और जब इसका रेट बढ़ जाता है, एक्सीलरेट हो जाता है, तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात हो जाती है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन क्या होता है? तो सॉइल इरोजन इज द नेचुरल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप सॉइल लेयर। ठीक है, किसके थ्रू? बाई एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है, जनरली उसमें ओ और ए आता है, वो रिमूव हो जाता है। किसके कारण? हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा या आइस के द्वारा। तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉइल इरोजन। ठीक है, while it is a natural geological process, human activity can accelerate it। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी इसको बढ़ा देता है, जिससे होता क्या है, अगर सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है तो लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट को बहुत सारा डैमेज होगा, है ना। आगे है, ह्यूमन एक्टिविटी हैव इंक्रीज्ड इरोजन रेट्स बाय 10 to 40 टाइम्स। ठीक है, यानी ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो नेचुरल सॉइल इरोजन होता है उसके कंपेयर में 10 से 40 गुना ये बढ़ा देती है ह्यूमन एक्टिविटी सॉइल इरोजन को। आगे है, इंटेंसिव फार्मिंग, ओवर ग्रेजिंग, इम्प्रॉपर प्लॉइंग इंक्रीज सॉइल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मिट्टी की संवेदनशीलता है वो इंटेंसिव फार्मिंग, ओवर ग्रेजिंग और इम्प्रॉपर प्लॉइंग से बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो मिट्टी का टॉप सॉइल है ना, हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था, तो उसमें जो टॉप सॉइल होता है ओ और ए जिसमें आ जाता है, जनरली ए लेयर और ओ लेयर आता है, तो ये वाला अगर पानी से या हवा से कैसे भी ये यहाँ से लॉस हो जा रहा है, यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सॉइल इरोजन के टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल का इरोजन कैसे कैसे होता है, कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो बेसिस है सॉइल इरोजन के टाइप को कैटेगराइज करने का, जो पहला हमारा बेसिस है, रेट ऑफ इरोजन। ठीक है, किस रेट से इरोजन हो रहा है, तो पहला हो जाएगा इसमें नॉर्मल या जियोलॉजिकल इरोजन, और दूसरा है एक्सीलरेटेड। तो नॉर्मल जो नेचर में होते रहता है, ठीक है, और ये जो रेट होता है इरोजन का वो इक्वल होता है लगभग फॉर्मेशन के रेट के, यानी सॉइल का फॉर्मेशन जैसे से हो रहा है वैसे वैसे इसका इरोजन भी हो रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। एक्सीलरेटेड इरोजन में क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन का रेट तो वही रहता है, लेकिन इसके इरोजन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। ठीक है, तो ये वाला जो होगा जिसमें कि रेट ज्यादा होगा सॉइल इरोजन का, वो होगा आपका एक्सीलरेटेड इरोजन। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं जियोलॉजिकल इरोजन, नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस होता है, नेचुरल होता है, अकरिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब ये धीरे धीरे होता है, नेचर में होता है। ठीक है, मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन सॉइल फॉर्मेशन एंड रिमूवल। ठीक है, इसमें बैलेंस बना रहता है लगभग, कि जैसे जैसे सॉइल का फॉर्मेशन होगा उतने ही रिमूवल भी हो जाएगा। ठीक है, और लंबे समय में होगा तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, कॉज्ड बाई नेचुरल एजेंट्स लाइक रेन, विंड, रिवर, ग्लेशियर्स विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा। ठीक है, एक्सीलरेटेड में क्या होगा, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, रैपिड सॉइल लॉस, इसमें सॉइल का जो लॉस होगा वो रैपिड होगा, तेजी से होगा, टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे अब ह्यूमन की एक्टिविटी बढ़ गई है या ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो गया है, इस कारण से यहाँ पे सॉइल का लॉस क्या होगा, रैपिड होगा। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को हम लोग काट के हटा दिया। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा इसका ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। ठीक है, माइनिंग कर रहे हैं, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल का लॉस होगा वो बढ़ जाएगा, और ये सब ह्यूमन एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अकर्स मच फास्टर देन द नेचुरल रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन का जो रेट है उसके कंपेयर में सॉइल का रिमूवल तेजी से हो रहा है। ठीक है, फास्टर हो रहा है। आगे है, लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। अब इससे क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन, इरोजन हो रहा है तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इन्वायरमेंटल को डैमेज होगा, वही जो हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, सॉइल इरोजन अगर हो रहा है
रैपिडली हो रहा है तो ये सब प्रॉब्लम आएगा ही। लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, कब हो जाएगी, है ना, एनवायरमेंट को बहुत सारा डैमेज होगा। ठीक, तो ये पहला बेसिस था रेट ऑफ इरोजन। इरोजन का रेट कैसा है उसके बेसिस पे दो कैटेगरी हो गई, नॉर्मल और एक्सीलरेटेड। अब इसके बाद में है दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन है वो है बेस्ड ऑन एजेंट। कौन सा एजेंट है जो कि सॉइल इरोजन करा रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है कि विंड के थ्रू हो रहा है कि आइस के थ्रू हो रहा है कि ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है कि कौन सा और एजेंट है ह्यूमन के कारण हो रहा है। तो ये जो होगा ये कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन एजेंट होगा। ठीक है, इसमें पहला है वाटर इरोजन यानी रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है, यहाँ पे जो इरोजन होगा या टॉप सॉइल का जो रिमूवल होगा वो कौन करेगा, तो उसकी एजेंसी कौन सी होगी, वाटर। यानी पानी के साथ मिट्टी का ऊपरी लेयर अगर बह के कहीं और चला गया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वाटर इरोजन। ठीक है, तो वाटर इरोजन इज द प्रोसेस वेयर सॉइल इज डिटैच्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रेनफॉल, सरफेस रन ऑफ, रिवर एंड फ्लड्स। पानी अपने साथ, वाटर अपने साथ मिट्टी का टॉप सॉइल बहा करके कहीं और लेके चली गई, तो ये वाला जो इरोजन होगा, ये जो रिमूवल होगा, ये हो जाएगा आपका वाटर इरोजन। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉइल इरोजन स्पेशली इन एरियाज वेयर हैवी रेनफॉल एंड स्लोप्स टराइन्स। ठीक है, यानी ये कॉमन टाइप का सॉइल इरोजन है जिसमें कि वाटर एजेंसी होती है, और जहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या स्लोप बहुत ढलान बहुत ज्यादा है उस वाले में, उस एरिया में क्या होता है, वाटर इरोजन अधिक होता है। ठीक है, जब पानी बहती है तो अपने साथ में पूरा का पूरा ऊपरी लेयर को मिट्टी के बहा करके ले जाती है। ठीक है, वाटर इरोजन का कॉजेस क्या है, तो हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो खूब बारिश होती है तो वो अपने साथ बहा के ले जाएगी। डिफोरेस्टेशन, हमने बेयर एरिया क्रिएट कर दिया है, यानी कि बहुत सारा जंगल लगा था, जंगल को हमने काट दिया, काट देंगे और वहां पे जो भी ग्रासेस वगैरह थी सबको हटा दिए, तो जो एरिया होगा, वो जो लैंड होगा वो एकदम खाली हो जाएगा, वेजिटेशन फ्री हो जाएगा, तो वहां से इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे है ओवरग्रेजिंग, हमने घास वगैरह जो है वो कैटल्स वगैरह को खूब चरा के उसको क्या किया, साफ करवा दिया, तो उससे भी क्या होगा, बेयर एरिया है, मतलब एक ऐसा लैंड है जहां पे की वेजिटेशन नहीं है, ये लैंड है इस पे कोई वेजिटेशन नहीं है इस लैंड पे, तो फिर क्या होगा, वहां पे वाटर इरोजन होगा, खूब होगा अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है तो। ठीक है, फ्लोइंग अलोंग स्लोप प्रमोट रन ऑफ, आगे है स्टीपर स्लोप्स लीड टू द फास्टर वाटर फ्लो एंड मोर इरोजन। ठीक है, अगर आपका जो स्लोप है या आप कह सकते हैं अगर पहाड़ी एरिया है तो वहां पे अगर ढलान ज्यादा है, इस तरीके का ढलान है, तो यहाँ से जब पानी बहेगा तो वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी बहा के ले जाएगा, तो यहाँ का टॉप सॉइल जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है स्टीपर स्लोप लीड टू द फास्टर वाटर फ्लो एंड मोर इरोजन। ठीक है, जहां तेजी से पानी फ्लो किया इरोजन वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वाटर इरोजन क्या होता है और क्या इसके कॉज होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वाटर इरोजन के भी टाइप होते हैं। शीट इरोजन है, ठीक है, वाटर इरोजन के टाइप में शीट इरोजन है, रिल इरोजन है। शीट इरोजन में क्या होगा, पानी बह रहा है, बहते बहते एक पतले लेयर के रूप में मिट्टी का लॉस होगा। ठीक है, फ्लैट एकदम कह सकते हैं, ऊपर का पूरा लेयर ही बहा के लेके जा रहा है एक साथ, थिन लेयर के फॉर्म में, तो इस तरीके का जो होगा वाटर इरोजन उसको हम लोग शीट इरोजन बोलेंगे, शीट के फॉर्म में होगा। ठीक है, अ थिन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया बाय सरफेस रन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जैसे ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये बहा के लेके चला गया है ना, और शीट के फॉर्म में पतला लेयर, यानी पानी एक यूनिफॉर्म तरीके से बह रहा है और पूरा का पूरा लेयर ही बहा के लेके चला गया। ठीक है, पतला लेयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे शीट इरोजन। ठीक है, often goes unnoticed until significant topsoil is lost। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया से मिट्टी अगर थिन लेयर के फॉर्म में बह के जा रहा है तो पता भी नहीं चलेगा कि मिट्टी बही है कि नहीं बही है। ठीक है, तो इरोजन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब ज्यादा इरोजन हो जाएगा तब पता चलेगा अच्छा ये हो गया है। आगे है रिल इरोजन, इसमें क्या होगा, छोटे छोटे चैनल्स बन जाएंगे जिसको हम लोग रिल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये रील्स है ना, पतले पतले, तो ये जो रील्स है इस तरीके से अगर वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर इरोजन हो रहा है, मिट्टी का लॉस हो रहा है, सॉइल का लॉस हो रहा है और इरोजन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिल इरोजन। ठीक है, स्मॉल चैनल और रिल्स फॉर्म ऑन द सॉइल सरफेस एज वाटर फ्लो ओवर इट। ठीक है, हम लोग अपने यहाँ भी देखते रहते हैं जब बारिश खूब होती है तो जगह जगह पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को रिल बोलते हैं, और इससे पानी अपने साथ मिट्टी बहा के लेके जाती है। ठीक है, कॉमन ऑन स्लोप एग्रीकल्चरल फील्ड, वहां पे आपको ये दिखेगा। आगे है गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन में क्या है,
तो इसमें क्या होगा, वो जो रील बन रहा था वो क्या हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा और गहरा हो जाएगा, तब उसको हम लोग गली बोल देंगे। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पानी बहते 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 इसको क्या कर दिया, खूब चौड़ा भी कर दिया और उसको गहरा भी कर दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गली। और इस तरीके के इरोजन को हम लोग बोल देंगे गली इरोजन, ठीक है। डीप एंड वाइड चैनल्स फॉर्म्स एज रील्स एक्सपैंड, ठीक है, वही जो रील है जो पतला पतला था, उसी में अगर कंटिन्यू पानी बह रहा है तो वो क्या होगा, वो चौड़ा भी हो जाएगा और गहरा भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे गली। और उससे जो इरोजन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे गली इरोजन, ठीक है। मेक्स लैंड अनयूजेबल फॉर फार्मिंग इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको रोका नहीं गया तो पूरा क्या, पूरा का पूरा जो फील्ड है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वो यूज करने लायक नहीं रह जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो वाटर इरोजन में पहले सीट हुआ, सीट के फॉर्म में होगा, दूसरा रील के फॉर्म में, तीसरा गली इरोजन। इसके बाद में है स्ट्रीम बैंक इरोजन, ठीक है, स्ट्रीम बैंक इरोजन। तो ये नदी वदी के किनारा वाला जो एरिया से नदी बह रहा है तो वो अपने किनारे को क्या करता है, धीरे 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 काट काट के लेते जाता है ना। तो इस तरीके का जो इरोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन, ठीक है। वाटर फ्लो इरोड्स रिवर बैंक अल्टरिंग रिवर कोर्स एंड डैमेजिंग नियर बाई लैंड। इसमें क्या होगा, नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, तो जो बहेगी तो बहते बहते वो धीरे धीरे अपने किनारे को काटती हो जाती है, जहां पे घुमाव होता है वहां पे तो ज्यादा काटती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे घुमाव है तो यहाँ पे ज्यादा काटेगी, तो क्या होगा, काट के फिर अपने साथ बहाते रह जाएगी, तो धीरे 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 क्या होगा, जो किनारे का वो जो लैंड होगा वो धीरे धीरे इरोड होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो इरोजन होगा उसको स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। आगे है कोस्टल इरोजन। तो कोस्टल एरियाज में होता है, कोस्टल एरियाज वही जैसे नदी का किनारा का बात हो रही है वैसे ही कोस्टल एरियाज में भी किनारे की बात होती है। पानी उसको क्या करता है, धीरे 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 इरोड करते रहता है, ठीक है। वेव्स हो गया, टाइड्स हो गया है ना, एंड करेंट इरोड शोर लाइन लीडिंग टू द सॉइल लॉस एंड हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर टाइड आ रहा है, करेंट यह है वाटर करंट या टाइड्स है, तो ये किनारे को ये क्या करेंगी, कोस्टल एरियाज को धीरे धीरे इरोड करती है, लंबा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे इसको इरोड करती है, जिससे वाटर का सॉइल का लॉस होता है, सॉइल का लॉस होता है और हैबिटाट का भी डिस्ट्रक्शन होता है जो किनारे में होती है, ठीक है। आगे है विंड इरोजन, ठीक है। तो ये वाटर इरोजन था, वाटर के थ्रू इरोजन हो रहा था, मिट्टी का कटाव हो रहा था। अब ये हवा के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है ना। तो विंड इरोजन इज प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत तेज हवा जब चलती है तो उसमें आप देखते हो कि धूल के कण जो होते हैं या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं। तो ऐसे एरिया में जहां पे कि ड्राई कंडीशन है, खूब बारिश बहुत कम होती है, उस एरिया में क्या होता है, जो हवा तेज चलती है तो वो अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को उड़ा करके दूसरी जगह लेके जाती है, जिससे भी क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है, ठीक है। और क्योंकि विंड के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे विंड इरोजन, ठीक। इट इज मोस्ट कॉमन इन एरिड, सेमी एरिड एंड कोस्टल रीजन विथ ड्राई लूज एंड बेयर सॉइल। बेयर सॉइल का मतलब होता है ऐसा एरिया है जहां पे कि वेजिटेशन नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, ठीक है, खाली एकदम एरिया है, या है भी तो बहुत दूर दूर पे वेजिटेशन लगा हुआ है, ठीक है। और बारिश नहीं हो रही है या बहुत कम बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ड्राई एरिया है, तो उसमें जब हवा चलती है तो हवा ऐसे चली तो अपने साथ में क्या करती है, लेके जाती है सॉइल पार्टिकल्स को और ले जाकर के दूसरी जगह पे इकट्ठा करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे भी सॉइल का इरोजन होता है, जिसको हम लोग विंड इरोजन बोलते हैं। अब इसका विंड इरोजन का कॉज क्या हो सकता है, तो लैक ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन नहीं है वहां पे, ड्राई और लूज सॉइल है, जैसे कोई एरिया है, फील्ड है जहां पे कि गाय वाय या कैटल्स जो है वो जब ट्रेवल करती तो उनके खुर से क्या होता है कि पैर से मिट्टी लूज हो जाती है, और जब मिट्टी लूज जाती है तो जो हवा बहता है तो वो लूज वाली मिट्टी जो होती है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो क्या होते हैं, हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो यहाँ वाला जो एरिया होता है, यहाँ का टॉप सॉइल इरोड हो जाता है, ठीक है। इसको विंड इरोजन बोलते हैं, ठीक है। विंड स्पीड ओवर 20 किलोमीटर पर आवर कैन डिसलॉग सॉइल, ठीक है, तो ये इसके साथ चला जाता है। आगे ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। तो अगर वेजिटेशन नहीं है तो उसके लिए ये रीजन हो सकता है कि हमने बहुत सारा ओवर ग्रेजिंग करवाया है वहां पे, और वहां का जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको हम लोगों ने प्लांट वगैरह जो है उसको काट के उस एरिया को बेयर एरिया बना दिया है, ठीक। इसमें जो सॉइल पार्टिकल विंड इरोजन में जो सॉइल पार्टिकल्स मूव करते हैं वो तीन तरीके से मूव करते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो मोड ऑफ सॉइल पार्टिकल मूवमेंट इन विंड इरोजन, विंड इरोजन में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से होता है, साल्टेशन होता है, सस्पेंशन होता है, ठीक है, और एक होता है आपका रोलिंग करके वो लुढ़क के जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस क्रीप, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं साल्टेशन।
सल्टेशन में क्या होता है, तो सॉइल 50 to 70%, इसमें जो सॉइल पार्टिकल होता है इसमें पार्टिकल्स बाउंस करेगा, बाउंस करके फिर वापस बैक करेगा, तो इसमें जब ये बैक यहाँ पे आएगा मिट्टी में वापस, दो चार पार्टिकल इसके साथ और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये उड़ते 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 दूसरी जगह चला जाएगा बाउंस बैक करते हुए, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स 0.1 टू 0.5 mm के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाउंस करेंगे या हॉप करेंगे अलोंग द ग्राउंड, ऐसे हॉप करते हुए बाउंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। विंड पिक्स देम अप एंड दे फॉल बैक हिटिंग अदर पार्टिकल्स एंड मेकिंग देम टू जंप, ठीक है। तो इस तरीके से उसको भी जंप कराते हुए लिखते हैं। दिस इज मेन वे सॉइल मूव्स इन विंड इरोजन, विंड इरोजन में यह मेन वे है जिसके थ्रू सॉइल पार्टिकल्स मूव करके जाते हैं। दूसरा है सस्पेंशन, दूसरा सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं जो हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं, तो ये सस्पेंशन में आता है। वेरी फाइन पार्टिकल्स लाइक डस्ट और आर लिफ्टेड इनटू द एयर एंड कैरीड फार अवे, ठीक है। जैसे धूल के कण जो होते हैं वो सस्पेंशन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अगर दीज थ्री पार्टिकल्स कैन स्टे इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कॉज डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। बहुत छोटा पार्टिकल धूल का है तो वो हवा में बहुत दिनों तक रह जाता है। आगे सरफेस क्रीप, ये लुढ़क के जाएगा, बड़ा बड़ा पार्टिकल है तो वो क्या होता है, लुढ़क के चला जा रहा है दूसरी जगह पे, तो इस तरीके का सरफेस क्रीप होता है ना। बिगर पार्टिकल्स आर टू हैवी टू लिफ्ट सो दे रोल और स्लाइड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के साथ साथ वो लुढ़कते हुए क्रीप करते हुए दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल्स का मूवमेंट है। आगे है स्लिप इरोजन, ठीक है। पहला आप लोगों ने देखा वाटर इरोजन, दूसरा था विंड इरोजन, तीसरा है स्लिप इरोजन। इसको हम लोग लैंड स्लाइड इरोजन भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड स्लाइड तो जानते ही है, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं उसमें जो मिट्टी होती है जब लूज हो जाती है तो पूरा का पूरा पहाड़ ही होता है कि उसका कुछ पार्ट ही जो होता है वो स्लाइड करके नीचे चला जाता है, बेस में चला जाता है। तो इस तरीके का जो इरोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप इरोजन या लैंड स्लाइड इरोजन, ठीक है। Slip erosion is a type of soil erosion that occurs when a layer of soil or rock move down a slope due to gravity. Gravity के कारण या बहुत लूज हो गया है तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे बेस में चला आया लुढ़क करके, ठीक है, या पूरा इरोड होकर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप इरोजन। लैंड स्लाइड जहां पे होता है माउंटेन वाले एरिया में तो वहां पे स्लिप इरोजन ज्यादा होता है, ठीक है। दिस मूवमेंट कैन बी ट्रिगर्ड बाय फैक्टर्स लाइक वाटर, ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल प्रोसेस। ये किसी तरीके से हो सकता है, इसको वाटर भी ट्रिगर कर सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी भी कर सकता है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ इरोजन बिकॉज इट इन्वॉल्व द स्लाइडिंग ऑफ अ मास ऑफ सॉइल और रॉक। इसमें पूरा सॉइल का लेयर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा सॉइल मास जो होगा या रॉक होगा वो पूरा स्लाइड करते हुए निकलेगा या स्लिप करते हुए, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ये स्लिप इरोजन बोलते हैं, ठीक है, या लैंड स्लाइड इरोजन बोलते हैं, ठीक है। आगे है, इसमें एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं लैंड स्लाइड का। देखिए ये पूरा का पूरा ये पूरा स्लाइड कर रहा है ना, ये एरिया से ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसमें पूरा मिट्टी माउंटेन का पूरा ये रॉक या कह सकते हैं कुछ पार्ट ही है उस माउंटेन का जो कि पूरा स्लाइड कर गया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इरोजन होता है उसको हम लोग लैंड स्लाइड इरोजन या स्लिप इरोजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन इंड्यूस्ड इरोजन, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड यानी ह्यूमन बीइंग के एक्टिविटी के कारण जो इरोजन होता है। इसमें क्या है, डिफॉरेस्टेशन, घर बनाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड बनाने के लिए भी काटते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इरोजन के का जो वो है इरोजन का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ ट्री रूट्स दैट एंकर सॉइल लीडिंग टू द इरोजन एंड इंक्रीज द रन ऑफ, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग वेजिटेशन जो है या फॉरेस्ट जो उसको काट के हटाएंगे तो जो एरिया होगा हमारा वो धीरे धीरे बेयर एरिया बनता जाएगा, जिससे क्या होगा सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाएगा। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जो लाइव स्टॉक होते हैं हमारे जो कैटल्स होते हैं उनसे हम लोग बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करा दिया, इससे भी क्या होता है बेयर एरिया क्रिएट होता है, वेजिटेशन वहां का खत्म होता है। लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, टू मच वेजिटेशन, एक्सपोज्ड सॉइल कंपैक्शन, रिड्यूस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज इरोजन, इससे भी ओवर ग्रेजिंग करने से भी इरोजन का बढ़ जाता है इरोजन, ठीक है। माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग से भी क्या होता है, माइनिंग के लिए भी हम लोग को टॉप सॉइल को रिमूव कराना पड़ता है जिससे कि आपका इरोजन बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, लैंड डिस्टर्बेंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोज्ड सॉइल कंपैक्शन एंड इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी टू इरोजन। मतलब कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हमारा वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, पूरा का पूरा एरिया बेयर हो रहा है, वेजिटेशन फ्री हो रहा है, प्लांट फ्री हो रहा है, तो वो एक्सपोज सॉइल हो जाएगा और फिर उससे इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ठीक है। आगे है इम्प्रूव इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर है, तो उससे भी होता है। ओवर कल्टिवेशन कर रहे हैं, मोनोकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, पुअर इरिगेशन है, ठीक है। इससे क्या होगा, वाटर की क्वालिटी और इरोजन दोनों, क्वालिटी कमजोर हो जाएगी, इरोजन तेजी से हो जाएगा, ठीक है। डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट, वीकेंड सॉइल स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर रिस्क ऑफ इरोजन। तो ह्यूमन एक्टिविटी, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो रही है, माइनिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड इरोजन है। इससे इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके इरोजन के रेट बढ़ जाते हैं, चांसेस रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था सॉइल इरोजन के टाइप। पहला हम लोगों ने देखा वाटर के थ्रू वाटर इरोजन, विंड के थ्रू विंड इरोजन, फिर लैंडस्लाइड या स्लिप इरोजन, इसके बाद ह्यूमन इंड्यूस्ड इरोजन, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, तो इफेक्ट इसका या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या पड़ेगा, तो लॉस ऑफ टॉप सॉइल का लॉस होगा। दूसरा, अगर टॉप सॉइल लॉस हो रहा है तो इससे जो मिट्टी होगी वो फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी कम होगी, और फर्टिलिटी कम होगी तो फिर वहां पे डिजर्ट का फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कन्वर्ट फर्टाइल लैंड इनटू बैरन वेटलैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड एंड डिजर्ट, जिससे कि डिजर्ट के फॉर्मेशन या डिजर्ट बनने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। वाटर का पॉल्यूशन होगा, जब आपका एरिया बेयर रहेगा, लैंड जो है वो बेयर एरिया है, तो जब पानी बहेगा और उसमें अगर आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है तो वो पानी बह करके कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा या वाटर बॉडीज में जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो अपने फील्ड में यूज किया है पेस्टिसाइड वगैरह वो धीरे धीरे वाटर में जाएगा, जिससे वाटर पॉल्यूशन होगा। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, है ना। अगर टॉप सॉइल आपका रिमूव हो रहा है इरोजन के कारण, मिट्टी का ऊपरी लेयर, अगर फर्टाइल जो लेयर है वो रिमूव हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, तो उससे वहां पे बहुत सारे जो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी, इससे बायोडाइवर्सिटी वहां पे उसकी लॉस होगी, ठीक है। आगे है एग्रीकल्चरल इंपैक्ट क्या पड़ जाएगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। इरोड सॉइल लॉस देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर लीडिंग टू ड्रॉट लाइक कंडीशन, है ना। अगर वाटर सॉइल का, ठीक है, सॉइल का अगर इरोजन ज्यादा हो गया है तो उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे ड्रॉट टाइप कंडीशंस आएगा, सूखे की संभावना बन जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फार्मर स्पेंड मोर और फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल रिस्टोरेशन, क्या होगा कि अगर सॉइल इरोजन बहुत तेज हो रहा है तो उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, फर्टिलिटी कम होगी, फर्टिलिटी कम होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको बाहर से फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, उस पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर होगा वो कॉस्टली हो जाएगा। आगे है रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी कम है तो उसमें अगर हम कुछ भी बुआई करेंगे, उसमें कोई भी फसल लगाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फिर फूड शॉर्टेज के कंडीशंस आ जाएंगे, ठीक है। आगे रिवर्स एंड रिजर्वायर स्प्लिट अप रिड्यूसिंग देयर कैपेसिटी एंड इंक्रीज फ्लड रिस्क, इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा अगर इरोजन हो रहा है तो धीरे 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 जब पानी के साथ में इरोजन होगा तो नदियां जो होगी वो धीरे धीरे उसमें ज्यादा गाद ऊपर सिल्ट या ज्यादा सैंड हो जाने के कारण वो क्या हो जाएगी, उथली टाइप की हो जाएंगी, जिससे कि फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट है सॉइल इरोजन का, एनवायरमेंट पे क्या है, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, और सोशियो इकोनॉमिक सोशल इफेक्ट और इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है। तो आज हम लोगों ने देख लिया सॉइल इरोजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो होगा ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग सॉइल कंजर्वेशन देखेंगे, कैसे हम लोग इरोजन को रोक सकते हैं, कैसे हम लोग सॉइल के फर्टिलिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।